फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा टारगेट है 5000 क्वेश्चंस का है, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा इस साल के अंत तक, या फिर हम बीईओ की बात करें, तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके अलावा जो भी वीडियोस चैनल पर आए कंप्लीट देखा करिए। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, इन वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो उस पर काम किया जा सके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के हम 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और इस प्लेलिस्ट को देखना शुरू नहीं करा है तो ज़रूर करिए। आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो आरओ का हो गया, बीईओ का हो गया, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो एग्ज़ाम है वो है आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज़ है ये अपने आप में बहुत शानदार सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं करा तो ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन से। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है आपका करजन वायली की हत्या, दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, और चौथा है आपका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, करजन वायली। अब ये जो करजन वायली थे इनकी हत्या करी गई थी। अब इनकी हत्या किसने करी थी? मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, मदन लाल ढींगरा। अब यहाँ पर आपको ये किस तरीके से याद रहेगा कि कौन सा ईयर इसका हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। सो जब हम करजन वायली की बात करते हैं तो करजन वायली की जो हत्या हुई थी ये आपकी हुई थी 1909 में, 1909 में। जैसा आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात कर लें तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1905 में समाप्त हो गया था। उसके बाद इनकी हत्या हुई है। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कर्जन से, ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन थे तो उनसे आप ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ उसके बाद जो है इनकी हत्या करी गई है। 4 साल बाद आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड दिया गया। जब करजन वायली को मारा गया है, मदन लाल ढींगरा ने इनको मारा था, उसके जस्ट 1 साल पहले यानी कि 1908 में जो खुदीराम बोस थे इनको फांसी दे दी गई थी। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा खुदीराम बोस का इन्वॉल्वमेंट कौन से हत्याकांड में था, मतलब किसको इन्होंने मारा था। काफ़ी फेमस है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा, अच्छा ये भी बताइएगा बाल गंगाधर तिलक और खुदीराम बोस इनके बीच में कैसा रिलेशन था। मतलब क्या बाल गंगाधर तिलक को कभी इस चीज़ के लिए सज़ा हुई थी कि उन्होंने सपोर्ट करा था खुदीराम बोस को, या इनके फेवर में कुछ कहा था। अगर ऐसे कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप कुछ जानते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी का जो प्रारंभ किया गया, फिर इसको प्रकाशन जो था इसका स्टार्ट किया गया, तो ये हुआ आपका 1881 में, 1881 में। इसके बाद आगे बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो अल हिलाल समाचार पत्र था इसको शुरू किया गया, तो इसका प्रकाशन हुआ है आपका 1912 में। सो हमारा जो कोड बन के आएगा, सबसे पहला इवेंट रहेगा आपका 3 नंबर का, इसके बाद अगला इवेंट 2 नंबर का, फिर पहले नंबर का, और फिर आपका चौथे नंबर का। तो 3214 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। सो लेट्स सी कि क्या यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। अब ये चंपारण आंदोलन है, ये असहयोग आंदोलन है, ये भारत छोड़ो आंदोलन है, या फिर ये है आपका डांडी मार्च। सो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बशर्ते आपको ये ईयर पता हो कि ये इवेंट कौन कौन से ईयर में हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चंपारण की, तब ये जो आंदोलन हुआ है आपका 1917 का है, 1917 का। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1920 में स्टार्ट हुआ, और चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसके बाद 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया था, या फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है, 1942। और इसके बाद डांडी मार्च की बात करें तो ये आपका है इसका ईयर 1930 का। ये मेजर इवेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। सो इनके ईयर आपको एज इट इज़ याद होने ही चाहिए, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मतलब अगर ये भी आपको याद नहीं है तो फिर आपने क्या ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है।
ठीक है, चाहे हम दांडी मार्च की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की, असहयोग की। अब चंपारण क्यों महत्वपूर्ण है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर देखिए, मैं हर चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में खंगालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस जब टाइम आता है तो उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो इस पूरे सेशन में हमारी प्रैक्टिस यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करते हैं। जो भी आपने आज तक पढ़ा है, कहीं सर्च नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पर पूछा गया था कि थर्ड प्लेस पर कौन सा इवेंट रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चंपारण, उसके बाद बात करें असहयोग, और तीसरे नंबर पर आपका दांडी मार्च। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यहाँ पर कथन है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया एडवेंचर, मतलब इसको एडवेंचर्स लेबर बोलते हैं, ठीक है, इस प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। सो आपको बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे ये। और तीसरा स्टेटमेंट जिसमें बात करी गई है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद जो है फाइनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। अब एक एक करके इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो गिरमिटिया या फिर इंडेंचर्ड लेबर है, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। जैसा यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा है कि लेबर यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं। अब मजदूरों से संबंध किस बात का है, अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो जो ब्रिटेन था उसके कई सारे उपनिवेश थे, जैसे हिंदुस्तान एक उपनिवेश था, इसी तरीके से और कई सारे देश थे, साउथ अफ्रीका में भी उनका उपनिवेश था। तो यहाँ से करते क्या थे कि इंडियंस को लेके ये लोग जाते थे, ठीक है, मजदूर के रूप में ये लोग जाते थे, इंडियंस लेके जाया जाता था ब्रिटिश जो उपनिवेश थे वहाँ पर। एक फिक्स टेन्योर रहता था कि जिस टाइम तक उन्हें वहाँ पर मजदूरी करनी होती थी, और इनकी स्थिति जो बंधुआ मजदूर होते हैं, लेबर फोर्स होता है, उससे भी ज़्यादा गई गुजरी थी। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे। तो वहाँ पर 1914 में महात्मा गांधी ने जो है एक समझौता भी किया था, गांधी स्मर्ट समझौता हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी कि कौन से ईयर में गांधी और स्मिथ समझौता हुआ था और किस बारे में था। सो ये जो समझौता हुआ था ये महात्मा गांधी और स्मर्ट्स के बीच में हुआ था 1914 में। और 1894 में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में महात्मा गांधी ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और ये जो समझौता हुआ था 1914 में गांधी और स्मर्ट्स के बीच में, इसमें ये बात थी कि भाई ये जो मजदूर हैं इन पे जो 3 पाउंड का टैक्स लग रहा है उसको एंड किया जाएगा, उसको समाप्त किया जाएगा। और फाइनली अगर हम बात करें तो जुलाई 1917 में गांधी और चेम्सफोर्ड के बीच में फाइनली बात हुई, और उसके बाद ये जो पद्धति थी गिरमिटिया पद्धति, इसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, सस्पेंड भी क्या, इसको मतलब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें बात करी गई है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की जो वॉर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी ने समर्थन किया था इसका। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस मोमेंट पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक पूरा वॉर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी का उस समय ये थॉट प्रोसेस था कि अगर अभी हम इन्हें ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं तो ये फाइनली जो है हमें फ़ायदा करेगा जो डोमिनियन स्टेटस है वो प्राप्त कराने के लिए। इसके लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। ये स्टेटमेंट ठीक है। बाकी दांडी मार्च आपको पता ही है कि दांडी मार्च जो 6 अप्रैल 1930 को जो उनके द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया, उसके बाद फिर देश भर में भारतीय जो थे इन्होंने
नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। और इसी के बाद जो है कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसमें, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अरुणा आसफ अली। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगर हम अरुणा आसफ अली की बात करें तो ये एक मुस्लिम थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, अरुणा गांगुली। ये भी याद रखना है, अरुणा गांगुली इनका मेन नाम था। अब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन उस समय चल रहा था, तो उस टाइम पर जितने भी मेन लीडर्स थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड फेज़ की जो लीडरशिप थी, जो द्वितीय स्थान पे आती थी लीडर्स, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके अलावा सुचेता कृपलानी, वो भी जो थी उन्होंने भी भूमिगत आंदोलन में भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जब फाइनली इंडिया जो है आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद भी इन्होंने काफ़ी काम किया। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये जुड़ गई थी, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो महिला विंग थी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, उसके गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ओरिजिनल नेम इनका क्या था, अरुणा गांगुली। और 1950 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये जुड़ गई, और कम्युनिस्ट पार्टी की एक महिला विंग थी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, उसका गठन में मतलब उसका गठन इन्होंने किया था। और 1958 में बात करें तो दिल्ली की मेयर चुनी गई थी, और उन्होंने पेट्रियोटिक समाचार पत्र और लीक नाम की एक पत्रिका, इसका प्रकाशन किया था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें और हैं कि एक जो पेट्रियोट समाचार पत्र, पेट्रियोट है ये, पेट्रियोट समाचार पत्र, और दूसरा एक पत्रिका जिसका नाम क्या था, लिंक, इस समाचार पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मौलाना हसरत मोहानी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी। सो अगर हम बात करें 1921 की, तो 1921 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ था ये, अहमदाबाद में, ठीक है। अब ये जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, हकीम अजमल खान ने। अब इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इसी सेशन में इन्होंने, मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। वो एक अलग बात थी कि महात्मा गांधी उनके इस विचार से सहमत नहीं थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड लिनथगो ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको ये वॉइसराय जो है इनके कार्यकाल के बारे में पता है, आप इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि भारत विभाजन कब हुआ, ये सबको पता है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की बात करें, इनका जो टेन्योर रहा है, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1899 में, और 1905 तक ये चला है। इसके बाद लॉर्ड इरविन की बात करें, तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है, ये कब से स्टार्ट हुआ आपका, 1926 से, और कब तक चला आपका, 1931 तक। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो 1936 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ, और फाइनली 1943 तक इनका कार्यकाल चला है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो माउंटबेटन का जो टेन्योर रहा है, ये 1947 से 48 के बीच में रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक ही आंसर हो सकता है, दूसरे में कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का तो कार्यकाल ही नहीं था। तो ये भारत के विभाजन के लिए किसी को क्या उत्तरदायी ठहराएंगे, जब वो इवेंट हुआ ही नहीं। भारत का पार्टीशन तो हुआ है आपका लॉर्ड माउंटबेटन के टेन्योर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो सबसे पहली बात यह कि प्लेस क्या था इसका, दिल्ली। कब ये स्टार्ट हुआ है आपका, 31 दिसंबर 1928 को, और कब तक चला आपका, 1 जनवरी 1929 को, ठीक है। अध्यक्ष कौन रहे इसमें, आगा खां। अब मेन बात यह कि भाई ये जो सम्मेलन हुआ, क्या इसके पीछे कोई रीज़न था, तो इसके पीछे बिल्कुल एक रीज़न था, जो आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 की,
इसकी वजह से ये सम्मेलन किया गया था। और इसमें जो है केंद्रीय और जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उसमें जितने भी मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने साइन करके एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको शिमला घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ क्लियरली बोली गई कि कोई भी चीज़ हो बिना मुसलमानों की सहमति के वो आगे मंजूर नहीं होगी। मतलब मुसलमानों की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। ये चीज़ इस सम्मेलन के जो घोषणा पत्र था, शिमला घोषणा पत्र, उसमें इस चीज़ को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने अध्यक्षता की थी अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की। अब इस अधिवेशन में कौन कौन से धर्म के लोग शामिल हुए थे? तो इसमें हिंदू तो ऑब्वियस सी बातें थे ही थे, इसके अलावा सिख इसके अंदर शामिल हुए, पारसी इसमें शामिल हुए, इसके अलावा जैन इसमें शामिल हुए और बौद्ध भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसकी स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन कौन से हैं? तो ये जो सबसे करीबी वर्ष है इन दोनों ही संगठनों का, ये आपका क्या है? 1925, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, 1925। ठीक है, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में 1925 में। ठीक है, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी को आप सीधे कानपुर से एसोसिएट कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो आज भी इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? नागपुर पे। ईयर एकदम सेम है, 1925। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? अब्दुल गफ्फार खान। इनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या कुछ है इनके बारे में, इस एक बार समझते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की, तो उसमें जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, मतलब ये हमारा आज की डेट में हिंदुस्तान है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इधर आता है ये पाकिस्तान। ठीक है, तो इधर आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाला जो एरिया था वहाँ पर, वहाँ के थे ये। ठीक है, पेशावर ज़िले के एक गांव में इनका जन्म हुआ था अब्दुल गफ्फार खान का। और सामान्यतः ये सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता था। इनको बादशाह खां इसके नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखना है, बादशाह खां के नाम से भी इनको जाना जाता था। और फ़ख्र ए अफ़गान, इनके ये नाम हो सकता है पूछ लिए जाएं, फ़ख्र ए अफ़गान, इस नाम से भी इनको जाना जाता था। 1987 में भारत रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारा 5000 क्वेश्चन का सीरीज़ है इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। अभी ज़्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एकदम फ्रेश क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे जिनको आप सिर्फ और सिर्फ करियर मित्रा के इस यूट्यूब चैनल पर ही देख पाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।